ए हरामखोर हरामखोर ए हरामखोर आणि तुम्हाला इम्तियाज जलील दिसलं, MIM दिसलं फक्त ए टकल्या अगर कोई ये चाहता है कि इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद के अंदर प्रचार नहीं करना चाहिए और अगर असद साहब इस बात को मानते हैं, मैं ज़रा सा भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तिकीट दिलेलं आहे, बी फॉर्म सुद्धा दिलेला आता गुंडांना दिलं तर काय आहे? म्हणजे बोलण्याचा अर्थ काय तुम्हाला? कहा ये जा रहा है कि नांदेड़ में जिस तरीके से लास्ट टाइम MIM का रिजल्ट दिखने को मिला था, पहले कुछ सीटें आई थी, बाद में वहां पर पूरी तरह क्लोज हो गई थी MIM। कुछ लोगों का ये मानना है कि औरंगाबाद में उस तरीके का रिजल्ट आएगा जिस तरीके की नाराजगी चल रही है। 16 तारीख तक रुक जाइए आप, इतनी बेचैनी किस बात की है? हमें पूरा यकीन है और औरंगाबाद के ताल्लुक़ से तो आप ये बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वही शहर है जिसने पूरे हिंदुस्तान को समझाया, बताया, दिखाया कि इत्तेहाद क्या होता है, और उसी इत्तेहाद का नतीजा है कि इस शहर के अंदर कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि एक MLA चुनकर आ सकता है, कभी किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं था कि कोई MP भी यहाँ से चुनकर आ सकता है, यही शहर ने दिया है। पिछले टाइम हमारे 26 कॉरपोरेटर्स थे, इस बार 16 तारीख का आप इंतज़ार कर लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि मजलिस को कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, आवाम मायने रखती है और आवाम किसके साथ है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क चलते आदमी से पूछ लीजिएगा कि वो किसके साथ है, किसको वोट करने वाला है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उसमें इलेक्शन के अंदर तो हर राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि साहब हम जीतने वाले हैं, हमको मिलने वाला है करके। ये आप लोग नतीजा निकाल लीजिएगा, आवाम से बात करके, आम सड़क के ऊपर चलने वाले इंसान से बात करके, उनको आपको जवाब मिल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। जिस तरीके से टिकट का वाटअप हुआ है उसके बाद में ओवैसी पैनल तैयार हुआ है, हर जगह पर ये सिर्फ आपको लेकर नाराजगी है। औरंगाबाद शहर की अगर मैं बात ना करूं, धुलिया शहर है, मुंबई है, हर जगह आपको लेकर सिर्फ नाराजगी है। औरंगाबाद में भी है, ओवैसी पैनल तैयार हुआ है, उस मामले में क्या आप देखिए, अगर नाराजगी है और अगर उसके बावजूद भी मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यकीन मुझ पर है, तो वो यकीन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, हम जितने भी फ़ैसले लिए हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मजलिस को मजबूत करना, और इस कोशिश के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग हमसे छूट गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग छूटे हैं वो किसी भी लिहाज से कम थे, वो किसी भी लिहाज से बराबर नहीं थे, इसीलिए दूसरों को मौका दिया गया। यकीन मानिएगा कि हमारे जो पुराने साथी हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो भी उतने ही मजबूत हैं, वो भी उतने ही अच्छे हैं, इसमें किसी लिहाज से वो कम नहीं है। लेकिन आज जब अगर पार्टी ये फ़ैसला कर रही है कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए, कुछ नए लोगों को जोड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जितने सीनियर लोग हैं उन्होंने इस फ़ैसले के ऊपर अगर लब्बैक कहा होता तो यकीनन पार्टी बहुत मजबूत हुई होती। उनकी नाराज़गी भी जायज़ है और मैं भी उनकी नाराज़गी को समझ सकता हूँ। इलेक्शन के अंदर जब एक टिकट के पीछे 50 लोग दावेदार हैं और 50 में से 20, 25, 30 ऐसे हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं, आप किसको पसंद करें, किसको निकाले, ये फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल है। तो आखिर में ये फ़ैसला किसी एक के ऊपर आकर रुक जाता है, और जब एक के ऊपर आकर रुक जाता है तो बहुत सारे लोग उस फ़ैसले को कबूल कर लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं तो फिर बगावत का सुर ये कर देते हैं। लेकिन वो पुराने लोग भी हमारे हैं और मैं उनसे आज भी आपके ज़रिए अदबन गुजारिश करना चाहूँगा उसमें कि इख्तलाफ होंगे, लेकिन आज अगर हमको मजलिस से मोहब्बत है, असदुद्दीन अवैसी साहब से अगर मोहब्बत है, इम्तियाज़ जलील है, कल नहीं रहेगा उसमें, कोई दूसरी जगह दूसरा इंसान मेरी जगह लेगा उसमें, लेकिन हमको मजबूत मजलिस को अगर ज़िंदा रखने का है, मजलिस को अगर हमको आगे बढ़ाने का है, जब तक हम हाथ में हाथ मिलाकर अगर हम रास्ते के ऊपर नहीं निकलेंगे तो हमारा मिशन और आपका मिशन भी यही है, आपकी ख्वाहिश भी यही है उसमें। तो यहाँ पे शख्सियतें मायने नहीं रखती है इसमें। आप मजलिस के एक बड़े मिशन को समझिएगा, बड़ी उनकी जो मेहनत है ओवैसी साहब की, उस मेहनत को समझिएगा उसमें। देखिए, अगर असद साहब ने मुझे अगर अभी हुक्म दिया मैं कहीं और जाकर पार्टी के लिए प्रचार करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। मैं महाराष्ट्र के अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर मैं ये करूँगा। अगर कोई ये चाहता है कि इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद के अंदर प्रचार नहीं करना चाहिए और अगर असद साहब इस बात को मानते हैं, मैं ज़रा सा भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। असद साहब मुझे हुक्म करते हैं कि तुम जाकर है तो कहीं दूसरी जगह के ऊपर बैठ जाओ, मैं वहाँ पर जाके कोशिश करूँगा उसमें। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर शख्सियतें मायने नहीं रखती है। यहाँ पर इस पार्टी के अंदर
असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ही है इसमें। इम्तियाज़ जलील जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे साहब। हाँ? आप मेरे पे गुस्सा निकाल कर आप मजलिस को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं उसमें। हाँ? आपकी लड़ाई, आपकी नाराज़गी जितनी भी है उसमें, हाँ? आप लड़िए मेरे ख़िलाफ़, आप जितनी शिकायतें हैं आप असद साहब के पास जाकर करिएगा, लेकिन ये 15 दिन अगर हमारे हाथ से निकल गए, हाँ? तो मेरे हिसाब से बाद में उसके बाद हमारे पास से पछतावे के और कुछ नहीं रहने वाला है। कल एक आपके उम्मीदवार ने अपना फॉर्म वापस लिया है, उसको लेकर शहर में बड़ी चर्चा है कि टिकट के पहले लोग खिलाफ थे, जिनको टिकट दिया उन्होंने जो है वापस फॉर्म अपना वापस ले लिया, तो ईमान को किसी तरह की इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए यकीनन बहुत बड़ा मुझे खुद ज़ाती तौर के ऊपर धक्का लगा है कि ये फ़ैसला किस तरीके से और क्यों लिया गया है, क्योंकि हमने खैसर खान साहब को, एक सीनियर मेंबर है, उनको जब टिकट दिया था तो पिछले कई महीनों से उनकी ख्वाहिश थी कि मजलिस ने उनको उम्मीदवारी देनी चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि उनके ख़ानदान के अंदर जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ थी, कुछ नाराज़गियाँ थी, तो वो भी ख़त्म हो जाए करके हमने पहली मर्तबा एक ख़ानदान की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए हमने चचा भतीजे को एक साथ मैदान के अंदर उतारा। हाँ, भतीजा भी इसरार कर रहा था कि चचा को वोट देना चाहिए करके उसमें, और अचानक जब ये फ़ैसला आता है कि विड्रॉल से 10 मिनट पहले हमको ख़बर मिलती है कि साहब वो विड्रॉ कर ले रहे हैं करके, अब मैं इसका क्या जवाब दूँगा उसमें। हाँ, अगर उनको वापस करना था तो फिर उन्होंने लिए क्यों, सवाल ये पैदा हो जाता है। इतने महीनों से इसरार किए क्यों और वजह क्या थी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, जवाब उन्हीं को देने का है। आवाम उनसे ही सवाल करने वाली है। अगर कोई दाग लगना है तो उनके ऊपर ही लगना है इसमें। हमने तो हमारी एक एक सीट के लिए 50-50 लोग दावेदार थे, हमने 39 लोगों को हमने दरकिनार करते हुए अगर किसी एक बंदे के ऊपर हमने फ़ैसला लिया और वो बंदा भी अगर हमारे पास से अगर दूर जा रहा है तो ठीक है, मतलब जवाब उनसे मांगिएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग आपके टच में है क्या, वो लोग वापस ईमान की तरफ? देखिए मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, इम्तियाज़ जलील मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही है साहब। मुझे असद साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी है, अगर मेरे से अगर किसी की नाराज़गी है मैं अपना सर झुकाकर उनके पेट में मुंडी डालने के लिए तैयार हूँ उसमें। इम्तियाज़ जलील छोटा नहीं होगा साहब उसमें, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो मजलिस को आगे लेके जाने का है करके। और मैं जैसा आपको ये बताया हूँ उसमें कि जितने भी नाराज़ लोग हैं मैं उनको ख़तई ये नहीं मान रहा हूँ कि वो मजलिस के बाहर है करके, वो पहले भी मजलिसी थे और कट्टर मजलिसी थे, आज भी मजलिसी है और यकीन मानिएगा वो कल भी है तो मजलिस के साथ ही खड़े रहेंगे उसमें। ठीक है, उनकी नाराज़गी मेरे साथ हो सकती है, मेरी भी नाराज़गी बहुत सारे लोगों के साथ थी, लेकिन मैंने सबको लेकर चला। मैंने जितने सारे लोगों को लेकर चला हूँ, नाराज़गियाँ होने के बावजूद भी, कुछ बातें मेरे सामने आने के बावजूद भी, कुछ सच्चाइयाँ मुझे समझ में आने के बावजूद भी मैंने सबको लेकर चला पार्टी को मजबूत करने के लिए। पार्टी तोड़ना बहुत आसान है साहब, पार्टी को बिखरना बहुत आसान बात है, लेकिन जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूरा हिंदुस्तान है तो इस शहर को देखता है कि यहाँ पर मजलिस कैसी एक मजबूती के साथ खड़ी रहती है करके उसमें। तो मैं आप लोगों के ज़रिए उनसे अपील करना चाहूँगा, अब भी वक्त है कि हम आए, मिले, और आप अगर कहेंगे कि भरे चौक के अंदर इम्तियाज़ जलील तुम्हें आना है और हमारे पेट में मुंडी डालना है, तो इम्तियाज़ जलील यकीन मानिएगा मजलिस की खातिर छोटा नहीं होगा, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले हैं, किस तरीके का माहौल रहेगा और कितने दिन वो लोग यहाँ पर रहेंगे? देखिए 7 तारीख के दिन हमारा पहला जलसा रहेगा असदुद्दीन अवैसी साहब का अमखास मैदान के ऊपर, और वहाँ पर एक बड़ा जलसा होने वाला है। उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब के भी जलसे होने वाले हैं, हमारे बिहार के अख्तरुल ईमान साहब आने वाले हैं, और असदुद्दीन अवैसी साहब काफ़ी वक्त यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो माहौल देखिएगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कल आपके जारला के बयान के ऊपर आज संजय सिरसाट ने कहा है कि एमआईएम सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट में बैठी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया था उसके अंदर ओवैसी फैमिली को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिया गया। इस बयान को कैसे देखते हैं? संजय सिरसाट गुवाहाटी में क्या पूजा करने के लिए गए थे? वहाँ की मंदिर, मशहूर मंदिर है वहाँ पे, हाँ, तो भगवान के चरणों के अंदर गए थे कि ये बोलने के लिए कि साहब मैं प्रामाणिक तरीक़े से जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया है उस पार्टी के साथ रहूँगा करके। खोखों में बिकने वाले ये लोग ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझसे कहेंगे कि इम्तियाज़ जलील पैसों के लिए या मजलिस पैसों के लिए खड़े रहती है करके उसमें। आज अगर हमारे पास, मजलिस के पास पैसे रहते
तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हम इनके पास पैसा फेंकते तो ये मजलिस के नारे लगाते हुए हमारे घर के सामने भी खड़े रहते हैं करके। हाँ, तो संजय सिरसाट ये वो जैसे लोगों से है, तो आप मुझे ये तुलना मत करिएगा उसमें। पैसों में बिकने वाले लोग किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले समझ ले कि तुम्हारा घर भी शीशे का है। सर 65 से ज्यादा महाराष्ट्र में देखा गया कि 65 से ज्यादा उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आ चुके हैं। गुंडागर्दी कहते हैं इसे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की गुंडागर्दी, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर लोकशाही को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, कि उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को कैसा है तो ताकीद की जा रही है कि इनका साथ देना चाहिए, हमारे उम्मीदवारों का साथ देना चाहिए। कल लोकशाही जिंदा रहेगी क्या? आप ये बताइएगा कि इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर आप इलेक्शन ले क्यों रहे हैं? 65 की क्या बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन ही मत लीजिएगा, आपके पास तो सत्ता है, प्रशासन है, पुलिस है, पैसा है, गुंडागर्दी है, सब चीज़ आपके हाथ में है। तो आप सिर्फ 65 से क्यों खुश हो गए हैं? आप इलेक्शन ही नहीं लड़ाना था? सारे उम्मीदवार दूसरे पक्षों के, उनको उठा के लेके जाना था, कहीं कमरे में बंद कर देना था, पुलिस को कॉर्डन ऑफ करवा देना था एरिया, और डिक्लेयर कर देना था कि हम जीत गए हैं करके। देखिए, यही खेल चल रहा है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं करके। इसमें आज आप औरंगाबाद शहर के अंदर देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं है? क्या संजय सिरसाट साहब का बेटा और बेटी ही है तो सत्ता में आएंगे? बाकी के कार्यकर्ता गोटियां खेलते बैठेंगे उसमें। मेरा भी बेटा है, मेरे भी परिवार के लोगों ने मुझसे टिकट मांगा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे घर में तो कोई नहीं इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने सुझाव किए थे कि इनको खड़े कर दो, मैंने किसी को नहीं किया, क्योंकि ये परिवारवाद का मामला नहीं है। जो मेहनत करता है उसको टिकट मिलना चाहिए क्या करके। लेकिन एक एमएलए का बेटा खड़ा हुआ है, एक एमएलए की बेटी खड़ी है, एक बेटा खड़ा हुआ है, एक दामाद खड़ा हुआ है, एक बहन खड़ी हुई है, एक अम्मा खड़ी हुई है, तो बाकी के कार्यकर्ता गोटियां खेलो जाके उसमें, और फिर नारे लगाओ उनके घर के सामने बस जाके। तो यही काम रह गया है ना तुम्हारा। इलेक्शन कमिश्नर उस पे चौकसी करेगा बोलता है। काहे की चौकसी करने वाले हैं? लोकशाही के अंदर ये मुमकिन हो सकता है क्या कि 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के आप मैदान के अंदर उतार देते हैं? तो ये सब जो राजनीति का एक गंदा खेल खेला जा रहा है, पैसे की और ताकत की और सत्ता की बुनियाद के ऊपर, आप बाकी के सभी उम्मीदवारों को या तो पैसे से खरीद रहे हैं, या डरा रहे हैं, या धमका रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हमने 65 उम्मीदवार बिन विरोध जिता दिए हैं करके। बिन विरोध नहीं जिताए हैं, आप साफ बोलिए हमने गुंडागर्दी करके है तो इन लोगों को जिताए हैं करके। क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्या इस बारे में हम क्या कहेंगे साहब? अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने कान पे हाथ रख लिया है, अपने आँख को बंद कर लिया है और अपने मुंह पे पट्टी बांध ली है, तो इम्तियाज़ जलील और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको इस तमाशे को सिर्फ देखना है बस। पुण्यात राष्ट्रवादीने 2 कुख्यात गुंड्यांना तिकीट दिलेलं आहे, बी फॉर्म सुद्धा दिलेला आहे। आता गुंडांना दिलं तर काय आहे? म्हणजे बोलण्याचा अर्थ काय तुम्हाला? बाई, गुंडांना दिलं तर तुमच्या बोलण्याचा अर्थ काय आहे? ज्या समाजामध्ये तुम्ही उठतो बैठतो, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क आहे, तर तुम्ही कोणते प्रामाणिक आहेत? सर मागील 3 ते 4 दिवसांपासून तुमच्या पक्षाचे वादविवाद सुरू आहेत, त्याचा जो परिणाम आहे तो येणाऱ्या निवडणुकीच्या फक्त माझ्या पक्षात आहे? भारतीय जनता पार्टीचे केंद्र मंत्री राहिलेले खासदार, सिटिंग खासदार, कॅबिनेट मिनिस्टर मागच्या दारातून त्यांना पळवून लावायला लागले। पार्टी विथ अ डिफरन्स, भारतीय जनता पार्टी खूप शिस्तबद्ध पार्टी आहे। पार्टीचा जे आदेश आला तर सगळ्यांना त्यांना मानावा लागतं। एक बाई गाडीच्या समोर उभे राहून मंत्र्यांना सांगते, ए हरामखोर, ए हरामखोर, आणि तुम्हाला इम्तियाज जलील दिसलं, MIM दिसलं फक्त, हे टाकल्या, हे सगळं कोणी सांगत होते रे बाबा? तर त्यापेक्षा आमच्याकडे काय झालं, एका ऑफिसमध्ये काही 5, 25, 50 लोक जमा झाले, आमची फोटो जाळली, तर त्याप्रमाणे आमचं काही नाही ना, इम्तियाज जलील घरीमध्ये बसलेला आहे, काही नाही। इतकं राजनीतीमध्ये होतं, अपोजिशन होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये काही दुमत नाही, आणि सगळ्यात पक्षामध्ये होतो।
पण अशी वेळ तर नाही आली ना. ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांना गाडीमध्ये गाड्याला काले हे फासले, ते मंत्री बाहेर आलं असतं तर त्याच्या तोंडावर ही काळ्या फासले असते. ते गप बसलेले होते. मंत्र्यांचा हे हाल झालेला आहे. तर आमच्या बाबतीत तर तुम्ही सोडून द्या, आमचे सगळे लोक येणार आहे परत आमच्याकडे.